तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज मेरे पास फिर से आप सभी को सुनाने के लिए एक हॉरर स्टोरी है। और आज की जो हॉरर स्टोरी है वो डायन की हॉरर स्टोरी है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को शुरुआत में बताऊंगा कि आखिर डायन होती क्या है और उसके बाद मैं आप सभी को कहानी सुनाना शुरू करूंगा। बहुत लोग होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता आखिर डायन होती क्या है। वो समझते हैं कि जैसे डायन होती है वैसे चुड़ैल भी होती है। जैसे किसी स्त्री को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया जाता है, परेशान किया जाता है, उसे टॉर्चर किया जाता है या फिर उसे मार दिया जाता है या फिर वो खुद ही परेशान होकर अपनी जान दे देती है, तो वो मरने के बाद चुड़ैल का रूप ले लेती है। तो कई लोग यही सोचते हैं कि डायन और चुड़ैल दोनों ऐसे ही बनती हैं। तो मैं इस कन्फ्यूजन को आज क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरे सभी जो लिसनर्स हैं वो भाई सुन ले। डायन जो है वो कोई मरी हुई स्त्री की आत्मा नहीं होती, बल्कि एक जीवित स्त्री खुद होती है। ये डायने जो होती हैं ये शैतान की बीवियां होती हैं। इन्होंने अपना जीवन शैतान के नाम कर दिया होता है, इसलिए ये सब जो होती हैं ये अकेले में रहना पसंद करती हैं, काला जादू करती हैं और अपने पति यानी कि शैतान को खुश करने की कोशिश करती हैं। और यही सब करने के लिए बहुत बार वो बलि चढ़ाती हैं। कभी कभी बच्चे की बलि चढ़ा दी, कभी किसी जानवर की बलि चढ़ा दी और बहुत सारे बुरे बुरे काम करती हैं। और बदले में शैतान इनको शक्तियाँ देता है और उन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करके ये हो सकता है अपना कोई बदला ले या फिर अपने जीवन की इच्छाएं पूरी करे या अगर वो कुछ चाहती हैं उसे हासिल करे। यही सब वो करती हैं। तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को आज की कहानी सुनकर मजा आएगा। तो अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए। रितिका एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल थी। वो शहर में अपने परिवार के साथ रहा करती थी और वहीं पर अपनी स्टडीज किया करती थी। सालों से शहर में रहने की वजह से उसका जो दिमाग था वो शहर से ऊब चुका था। वही भाग दौड़ भरी जिंदगी, पॉल्यूटेड हवा उसे परेशान करती थी। इसलिए उसने इन सभी से बचने के लिए फैसला किया कि वो अपने समर्स वेकेशंस में अपने पूरे परिवार के साथ नानी के घर जाएगी। और उसने ऐसा ही किया। जब उसकी वेकेशंस शुरू हुई तो वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने नानी के घर यानी कि अपने गांव पहुंची। जब उनकी नानी ने उसे इतने साल बाद देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा और रितिका ने अपनी नानी के आशीर्वाद लिए। उसके बाद रितिका की नानी ने कहा, अरे बेटा तुम आ गई, तुम्हें देखे हुए अरसा हो गया, बहुत अच्छा किया तुम आ गई। उसके बाद रितिका ने कहा, अब क्या करूं नानी, स्टडीज ही इतनी खराब है मेरी, बस समय ही नहीं मिलता। अब आपकी याद आई तो आ गई यहाँ पर। कुछ दिन आपकी गोद में सुकून से जी पाऊंगी, वहाँ पर तो मैं शांति से जी नहीं पाती। ये बात सुनकर रितिका की जो नानी थी वो इमोशनल हो गई और उन्होंने रितिका को गले से लगा लिया। उसके बाद वही पूरा परिवार अपनी नानी से मिला और वो सभी घर के अंदर चले गए। रितिका बहुत सालों बाद गांव आई थी। बहुत चीज़ें बदल गई थी, लेकिन एक बात थी कि गांव में अभी भी बहुत ज़्यादा हरियाली और साफ हवा थी। रितिका घर के इधर उधर आसपास घूम रही थी, देख रही थी कि आखिर इतने सालों में क्या क्या चेंजेस आए थे। क्योंकि लास्ट टाइम वो बचपन में ही आई थी जब वो 10 साल की थी। उसके बाद 7 सालों में बहुत सारे थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस आए थे। वो इधर उधर घूमी रही थी, तभी पीछे से नानी की आवाज आई, अरे रितिका बेटा वहां कहाँ जा रही हो? अभी तो तुम आई हो और तुम्हारे पैर घर में नहीं टिक रहे। अभी आराम करो थोड़ा सा, जब शरीर में जान आ जाए तब यहाँ पर घूम लेना, तुम्हारा ही गांव है। उसके बाद रितिका अपने घर में चली गई। वहां पर थोड़ी देर आराम करने के बाद अगली सुबह सब लोग यही छोटे मोटे गांव में जो भी काम होते हैं वही करने लगे और रितिका भी फोन चला रही थी। उसके बाद फोन चलाते चलाते वो बोर हो गई और रितिका ने कहा, नानी मैं बस थोड़ा बहुत बाहर से घूम कर आती हूँ। उसके बाद रितिका की नानी ने कहा, अच्छा ठीक है तुम घूम लो, लेकिन एक बात याद रखना, वो जो खेत है ना वो दक्षिण में, वहाँ मत जाना, ठीक है? बाकी यहीं आसपास घूम लेना, बाकी जगह सेफ है, बट दक्षिण में मत जाना। जब रितिका ने ये बात सुनी तब उसे काफ़ी अजीब लगा और उसने कहा, क्यों नानी वहाँ पर ऐसा क्या है? रितिका की जो नानी थी वो थोड़ा गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा, मैंने कहा ना, मैंने जितना बोला उतना करो, समझी तुम? उस साइड में मत जाना। मैंने बस एक बार मना कर दिया तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, वरना चुपचाप यहीं बैठी रहो।
जब मैं काम से फ्री हो जाऊंगी तब तुम्हें ले चलूंगी घुमाने के लिए। उसके बाद क्या था, रितिका ने सोचा कि नानी तो पता नहीं कब फ्री होगी, इससे अच्छा जहाँ जहाँ नानी बोल रही है वहीं वहीं घूम लूंगी, उसके बाद घर वापस आ जाऊंगी। यही सोचकर रितिका जो थी उसने कहा, ठीक है नानी, मैं दक्षिण वाले खेत में नहीं जाऊंगी, अब थोड़ा बहुत बाहर टहल सकती हूँ ना। उसके बाद रितिका की नानी ने कहा, हाँ बेटा, इतना तो तुम कर ही लो। उसके बाद रितिका अपने घर से बाहर निकली। बाहर के बाग बगीचे देखकर उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और वो इधर उधर घूमने लगी। गांव के लोग भी उसे देख रहे थे। काफ़ी लोगों ने पहचान लिया और काफ़ी लोग नहीं पहचान पाए, और जिन लोगों ने पहचाना उन्होंने हालचाल लिया रितिका से, और रितिका ने भी उनका हालचाल लिया। ऐसे करते करते वो गांव भर में इधर उधर हल्का फुल्का घूम रही थी। गांव की हवा में सांस लेने का उसे अलग ही मज़ा आ रहा था, और वो घूमते घूमते उसी जगह पहुंच गई जहां पर उसकी नानी ने उसे जाने से मना किया था। उसके बाद रितिका ने सोचा कि अब आगे जाना चाहिए या फिर नहीं। फिर उसे लगा कि उसकी नानी ने मना किया है तो कुछ सोच समझ कर ही मना किया होगा, इसलिए वो वहां से मुड़ने ही वाली थी। तभी उसे पीछे से आवाज आई, ए रितिका, रितिका इधर देख, तुम ही हो ना रितिका। उसके बाद रितिका ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि उसकी बचपन की सहेली उसके सामने खड़ी थी और वो बहुत ज्यादा खुश भी थी। रितिका ने जब अपनी बचपन की सहेली को देखा तब वो अपने पैरों को रोक ना पाई और वो उसी डायरेक्शन में जाने लगी। और जैसे ही वो पीछा कर रही थी अपनी फ्रेंड का, तो उसकी फ्रेंड भी वहां से भागने लगी। और रितिका ने कहा, अरे कहाँ भाग रही है, रुक तो, मुझे तेरे से बात करनी है। उसके बाद रितिका की फ्रेंड ने कहा, अरे मेरे साथ चल तो, मैं अभी तेरे को एक अच्छी सी जगह पर लेकर चलती हूँ और वहीं हम बैठकर अच्छे से बात करेंगे। और ये कहकर रितिका की फ्रेंड जो थी वो भागे जा रही थी और रितिका भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। इतने सालों बाद अपनी इतनी अच्छी दोस्त से मिलकर रितिका की जो खुशी थी उसके ठिकाने ही नहीं लग रहे थे। रितिका की दोस्त उसे एक बहुत ही घने पेड़ के नीचे लेकर आई और वो दक्षिण वाले खेत में ही था। उसके बाद वो जैसे ही वहां पर पहुंची तो पेड़ के नीचे रुककर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। रितिका भी भागते भागते वहीं पर पहुंची और रितिका ने कहा, अरे यार तू पागल है क्या, इतनी तेज कोई भागता है क्या, मेरी तो हालत खराब हो गई, वहां पर भी तो हम बात कर सकते थे ना। उसके बाद रितिका की फ्रेंड ने कहा, अरे पागल, कम से कम देख तो सही, यहाँ कितना अच्छा माहौल है, यहाँ पेड़ पौधे हैं और इस पेड़ की छांव में बैठकर बात करने का मजा ही अलग है। उसके बाद रितिका ने कहा, लेकिन नानी ने तो यहाँ आने से मना किया है, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद रितिका वहां से जा रही थी, तभी पीछे से रितिका की फ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तू पागल है क्या, तू भी अपनी नानी की तरह पुराने ख्यालों की है क्या, अभी भी तू फालतू की बातों पर यकीन करती है। अरे तू शहर में रहकर पढ़ाई लिखाई करती है यार, ऐसी फालतू की बातों पर विश्वास करेगी तो क्या फायदा तेरी पढ़ाई लिखाई का। उसके बाद क्या था, रितिका को भी ये बात सही लगने लगी और वो उसी पेड़ के नीचे अपनी फ्रेंड से बात करने लगी। बात करते करते उसकी जो फ्रेंड थी उसने कुछ फल वगैरह निकाले बेर टाइप के, और उसकी फ्रेंड ने कहा, ले ये बेर खा ले, तेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ना, बचपन में हम कैसे पेड़ से तोड़कर खाते थे। उसके बाद रितिका ने कहा, अरे हाँ यार, ये बेर तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार, थैंक यू सो मच। उसके बाद दोनों के बीच वही नॉर्मल बातचीत होने लगी। उसने पूरे बेर खा लिए और बीज जो थे वो थूक दिए और वो बस बात कर रही थी। तभी अचानक से उसे एक आवाज आई, ओ लड़की, ओ लड़की क्या कर रही है वहां पर, ओ इधर आ, ओ इधर देख, इधर देख। उसके बाद क्या था, रितिका ने आसपास देखना शुरू किया तो उसने देखा कि खेत की एक पगडंडी पर एक आदमी साइकिल लेके खड़ा था और वो चिल्लाते चिल्लाते रितिका को ही बुला रहा था। उसके बाद रितिका ने कहा, क्या हुआ अंकल, क्या परेशानी है आपको, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। उसके बाद क्या था, वो आदमी अपनी साइकिल लेकर पेड़ के पास पहुंचा और उसने कहा, पागल है क्या तू लड़की, इतनी भरी दोपहर में इस घने पेड़ के नीचे अकेले किससे बैठकर बक 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 वो बोली जा रही है। जैसे ही ये बात रितिका ने सुनी तब उसने कहा, अंकल आपके चश्मे का ना नंबर बढ़ गया है, आपको दिखाई नहीं देता मेरी फ्रेंड यही बगल में बैठी हुई है। और तभी रितिका ने अपने बगल में देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। ये देखकर रितिका जो थी उसका गला सूख गया और वो जो अंकल थे उन्होंने कहा, क्या हुआ, कौन है यहाँ पर, यहीं से मैं गुजर रहा हूँ, देख रहा हूँ कब से 5 मिनट से बकबक बकबक बोले जा रही है, कोई यहाँ पर है भी नहीं,
तेरा दिमाग का संतुलन ठीक तो है कि नहीं? कौन से घर की है तू? उसके बाद रितिका ने अपने नाना का नाम बताया और वो जो अंकल थे उन्होंने कहा, फटाफट उठ यहाँ से, फटाफट उठ। तुझे इस पेड़ के बारे में कुछ पता भी है या नहीं पता है? पागल कहीं की, तेरी नानी ने तुझे मना नहीं किया यहाँ पर आने के लिए, चल यहाँ से। उसके बाद क्या था, वो जो रितिका थी वो वैसे ही सदमे में पहुंच चुकी थी। वो चुपचाप उठी और वहां से घर की ओर निकल गई। वो जो अंकल थे वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और रितिका को घूरे जा रहे थे। उसके बाद रितिका अपने घर पहुंची और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हुआ। जैसे ही वो अपने घर पहुंची और वो अपने घर के अंदर कदम रखी तो उसने जो देखा उसे देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने देखा कि उसकी बचपन की सहेली उसी की नानी के घर में खाट पर बैठी हुई है और पानी पी रही है। और इतना ही काफी था रितिका के पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए। रितिका ने कहा, अरे सपना, तू यहाँ पर है? उसके बाद सपना ने कहा, हाँ क्यों, क्या हुआ? मुझे पता चला कि तू यहाँ पर आई है तो मैं तो भागी भागी चली आई। मुझे तुझसे मिलना जो था। जितने दिन भी हम रहेंगे यहाँ पर हम साथ में ही रहेंगे। रितिका की जो नानी थी वो ये बात सुनकर हंसने लगी और उन्होंने कहा, देख रितिका, तेरी कितनी अच्छी सहेली है। कितने सालों पहले तू इससे मिली थी लेकिन आज भी इसे पता चला कि तू यहाँ आई है तो दौड़ी दौड़ी चली आई बेचारी। बेटा ये लो, थोड़ा सा गुड़ भी खा लो, मुंह मीठा हो जाएगा। उसके बाद वो जो सपना थी उसने गुड़ खाया और रितिका बस सोचे जा रही थी। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो चुपचाप से आकर खाट पर लेट गई। जो कुछ भी हुआ था उसे नानी को बताने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बताएगी कि वो दक्षिण वाले खेत में गई थी तब उसकी नानी बहुत गुस्सा करने वाली थी। इसलिए डर के मारे उसने अपनी नानी को कुछ बताया ही नहीं। गुड़ खाकर और पानी पीकर रितिका की जो सहेली थी सपना, उसने कहा, चल रितिका अब बाहर घूमते हैं, तेरे को मैं अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए ले चलती हूँ। उसके बाद वो रितिका का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले गई और अकेले में रितिका ने पूछा, देख बहन, मैं तुझसे एक सच सच बात पूछूं तो जो है झूठ तो नहीं बोलेगी ना? उसके बाद सपना ने कहा, अरे क्यों, मैं क्यों झूठ बोलने लगी तुझसे? तू मेरी बचपन की सहेली है, पूछ क्या पूछेगी। उसके बाद क्या था, रितिका ने पूछा, तू मुझे दक्षिण वाले खेत में ले गई थी ना उस पेड़ के नीचे, और तूने मुझे खाने के लिए बेर भी दिए थे और हमने काफी देर वहां बैठकर बात भी करी थी, है ना? बोल ना, बोल। उसके बाद सपना जो थी उसका मुंह जो था वो उतर गया और उसने कहा, क्या दक्षिण वाले खेत में मैं तुझे लेके गई, वो भी उस पेड़ के नीचे? तेरा दिमाग खराब है क्या? मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुझे उस दक्षिण वाले खेत में लेकर जाऊंगी? सपना की सारी बातें सुनने के बाद रितिका का पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका था और रितिका बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसके माथे से पसीना टप टप करके बह रहा था और सपना ने कहा, यार सच बता, तो किसी परेशानी में है ना? तेरे साथ कुछ हुआ है ना? मुझे बता, क्या हुआ है तेरे साथ? उसके बाद रितिका ने सारी बातें शेयर करी सपना के साथ, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो बातें हम अपने बड़ों से शेयर नहीं कर पाते, हमें डर लगता है जिन बातों को शेयर करने से, वही बातें हम अपने दोस्तों के साथ इजीली शेयर कर पाते हैं। रितिका ने भी वही किया और सारी बातें सुनने के बाद सपना ने कहा, क्या तेरे दिमाग खराब है? तूने उसके दिए हुए बेर खा लिए, वो भी 2-3? हे भगवान, ये तूने क्या किया? तू पागल है क्या? अगर तेरी नानी ने उस साइड जाने से मना किया था तो कुछ सोच समझ कर ही मना किया होगा ना, तो क्यों गई उस साइड? रितिका वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी और सपना भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई। सपना ने कहा, ये बातें तो तेरी नानी से बतानी ही पड़ेगी, ये बातें बहुत ज्यादा सीरियस है रितिका। उसके बाद रितिका ने कहा, नहीं, तो अगर मेरी पक्की दोस्त होगी ना तो नानी से कुछ भी नहीं बताएगी, प्लीज। मेरी नानी मुझे बहुत डांटेगी यार, मैं कैसे अपनी नानी को मुंह दिखाऊंगी, और वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में कि मैंने इसे मना किया था फिर भी ये वहीं चली गई, प्लीज ऐसा मत करियो। उसके बाद सपना ने कहा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तेरे साथ बहुत बुरी बुरी चीजें होना शुरू हो जाएंगी, समझी तू? तुझे जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। तुझे कुछ पता भी है तेरे साथ क्या हुआ है? तू जिसके पीछे भाग भाग कर उस दक्षिण वाले खेत के उस पेड़ के नीचे चली गई, वो कोई और नहीं बल्कि एक डायन थी। समझ में आता है डायन क्या होती है?
उसके दिए हुए तूने बेर भी खा लिए हैं और उनका असर कितना ज़्यादा भयानक हो सकता है तुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। उसके बाद क्या था, रितिका जो थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। पहले तो वो वैसे ही डरी हुई थी और सपना की बातें सुनकर तो उसकी पूरी सिट्टी बिट्टी गुम हो चुकी थी। और सपना ने ज़बरदस्ती रितिका की नानी को सारी बातें बता दी और जैसे ही रितिका की नानी ने सारी बातें सुनी तब उसकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उनकी सांसें ऊपर नीचे चढ़ने लगी और उन्होंने रितिका को पकड़कर कहा, तेरा दिमाग खराब है, तू पागल है, तेरे अंदर दिमाग नहीं है क्या? क्यों तू उस साइड गई, क्यों गई? पागल कहीं की, अब तुझे पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, तूने उसके दिए हुए पैर भी खा लिए। सारी बात जो थी वो धीरे धीरे करके आसपास के घरों में भी पहुंच गई और आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए। जैसे तैसे रात हुई और उसके बाद रितिका को खाना देने के बाद वो जो रितिका की नानी थी वो कुछ बेड़ियाँ लेकर आई और उन बेड़ियों को देखकर रितिका घबरा गई कि आखिर नानी अब क्या करने वाली है। उसने अपनी नानी से पूछा, नानी ये सारी बेड़ियाँ किस लिए? उसके बाद रितिका की नानी ने कहा, तूने जो कर्म किए हैं ना उनसे बचने के लिए अब सोते समय ये दोनों बेड़ियां तेरे हाथ पैरों में बंधेगी, समझी तू? उसके बाद क्या था, रितिका बहुत घबरा गई कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मेरे हाथ पैरों में ये बेड़ियां बांधी जा रही हैं। उसके बाद रितिका के हाथ और पैर में बेड़ियां बांध दी और उसे एक खाट पर सुला दिया। रात के समय जब वह उठी तब उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी और उसे पानी पीना था। तभी उसने देखा कि उसकी नानी ने एक जग पानी का और गिलास वही साइड में रखा हुआ था। बेड़ियों की जो लेंथ थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए हाथ पैर हिलाने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। रितिका ने गिलास उठाया और जग से पानी लिया और पानी पीने लगी। तभी अचानक से उसकी जो नज़र थी वो पानी के रिफ्लेक्शन में गई जो जग में था और उसने देखा कि एक सफ़ेद बूढ़ी औरत उस पानी में नज़र आ रही थी। और ये देखकर रितिका बहुत ज़ोर से चिल्लाई और उसने मग जो था, पानी का जो जग था, उसे फेंक दिया। रितिका बहुत ज़ोर से चिल्लाई और चिल्लाने की वजह से पूरे घर वाले उठ गए। रितिका की नानी, रितिका की मम्मी, रितिका के पापा सब भागते हुए रितिका के कमरे में आए और उन्होंने देखा कि रितिका चिल्ला रही है। रितिका की नानी ने जैसे तैसे करके शांत करवाया और रितिका की मम्मी भी बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसके बाद रितिका की मम्मी ने कहा, माँ ये क्या हो रहा है इसके साथ? अब हमें क्या करना चाहिए? एक तो ये पागल लड़की मना करने के बाद भी वहाँ चली गई उस डायन के पेड़ के नीचे, अब क्या होगा? उसके बाद रितिका की नानी ने कहा, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि हमें उसी मंदिर में इसे लेकर जाना चाहिए जहाँ पर पहले भी इस समस्या का समाधान हुआ है। उसके बाद क्या था, रितिका की मम्मी ने भी हाँ में सर हिलाया और उन्होंने फैसला किया कि वो कुछ ही दिनों में रितिका को उस मंदिर में लेकर जाएंगे। एक्चुअली वो जो मंदिर था वो गांव से थोड़ा सा दूर एक बहुत ही प्रसिद्ध इलाके में था। वहाँ पर कई सारे लोग रोज़ दर्शन करने के लिए आते थे और उसी मंदिर में बहुत बार भूत प्रेतों की बाधाएं भी जो थी उसे दूर किया जाता था। कुल मिला के वो मंदिर बहुत ज़्यादा जाना माना और प्रसिद्ध मंदिर था। उसके बाद रितिका को जैसे तैसे शांत कराया गया और उसे वहीं पर सुला दिया गया। जैसे ही रितिका शांत होकर सो गई तो सब अपने कमरे में चले गए और उसके बाद थोड़ी देर बाद रितिका को अपने सर में बहुत तेज़ दर्द महसूस होने लगा। उसे कुछ नज़र आने लगा। वो सो रही थी लेकिन उसे नज़र सब कुछ आ रहा था। उसने देखा कि उसकी खाट के पास में एक औरत जो थी वो खड़ी थी। उसने बहुत लंबा घूंघट किया हुआ था और उसकी साड़ी जो थी वो काली थी। उसके पूरे हाथ पैर भी काले थे और उसकी जो आंखें थी वो लाल थी और साफ साफ देखकर पता चल रहा था वो कोई आम औरत तो नहीं थी। लेकिन घबराने वाली बात तो ये थी कि रितिका चाहकर भी ना ही चिल्ला पा रही थी, ना ही अपने शरीर में कोई हरकत कर पा रही थी। उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था और उसे स्लीप पैरालाइज पूरी तरह से हो चुका था। बस रितिका की जो आंखें थी वो बस इधर उधर
हिल रही थी और वो उसी भयानक औरत को अपने सामने खड़ा हुआ देख रही थी। और ऐसा तकरीबन 10 से 15 मिनट तक चलता रहा। रितिका की आंखों से आंसू बहते गए, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाई। और तभी अचानक से रितिका के सर पर किसी ने एक जोरदार थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारते ही उसे अचानक से अपनी बॉडी में एक करंट महसूस हुआ और वो आसपास देखने लगी। उसने जो देखा, उसे देखने के बाद उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वो अपने कमरे में नहीं है, ना ही खाट पर है। वो अपने घर के बाहर उस रास्ते पर खड़ी है जो रास्ता दक्षिण वाले खेत की ओर जाता है। उसने अपने आसपास देखा तो उसकी नानी, उसके पापा और उसकी मम्मी बहुत घबराए हुए खड़े थे। और रितिका ने अपनी बेड़ियों की तरफ देखा तो उसने हाथ और पैर दोनों की बेड़ियों को टूटा हुआ पाया। ये बात रितिका को समझ नहीं आई कि आखिर उसके हाथ पैरों की बेड़ियां अपने आप टूट कैसे गई और वो अपने घर के बाहर पहुंच कैसे गई। और फिर रितिका की नानी ने कहा, बाप रे, लगता है उस डायन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब हमें जल्द से जल्द देर नहीं करनी चाहिए और इसे लेकर जाना पड़ेगा। हम सुबह ही मंदिर के लिए निकलेंगे। उसके बाद रितिका को घर में लेकर जाया गया और वहां पर उसे खाट पर लिटाया गया। पूरा जो परिवार था वो रात भर सोया नहीं, बस रितिका का ख्याल रखता रहा। रितिका जब जब अपनी आंखें बंद करती और सोने की कोशिश करती, हल्का सा उसे नींद आती तो उसे वही डायन नजर आने लगती और इसी वजह से उसकी नींद बार बार खुल जाती और वो रात भर सो भी नहीं पाई। अगली सुबह रितिका का पूरा परिवार रितिका को उसी प्रसिद्ध मंदिर में लेकर गया और मंदिर में पहुंचने के बाद रितिका का जो शरीर था वो और ज़्यादा भारी होने लगा और उसे बहुत ज़्यादा अजीब महसूस होने लगा। उसे एक बहुत ही वृद्ध और प्रसिद्ध पंडित को दिखाया गया और वो जो पंडित थे उन्होंने कहा, बेटा सच सच बताना, जो भी कुछ हुआ बिना कुछ छुपाए मुझे बताओ, उसके बाद मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा आगे का। फिर क्या था, रितिका ने सारी बातें बताई। उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, वो भ्रम जो था जो उसे उस पेड़ के नीचे ले गया, सारी बातें उसने क्लियर कट बता दी वो जो पंडित थे। उसके बाद उन्होंने रितिका का हाथ देखा और उन्होंने कहा, तुम्हारी उम्र अभी 17 वर्ष है ना? उसके बाद रितिका ने कहा, हाँ महाराज, मेरी उम्र अभी 17 वर्ष है। रितिका की नानी भी वहीं पर बैठी हुई थी, उनकी आंखों में भी आंसू थे। रितिका के पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान थे और रितिका की मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। रितिका की नानी ने कहा, देखिए अब आपके ही हाथ में है, इस बच्ची को बचा लीजिए। अभी इसकी 17 वर्षीय उम्र है, इसने अभी देखा ही क्या है और इतनी बड़ी मुसीबत इसके गले आ लगी। देखिए अगर इसने वो बेर ना खाए होते तो मैं यहाँ से पूजा पाठ करके कुछ हल निकाल पाता, लेकिन इसने बेर खा लिए हैं, वो भी 3 बेर। अब आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत इस बच्ची के गले आ लगी है। और वो भी मैं हैरान हूँ कि आखिर ये अभी तक जिंदा कैसे है, वरना 3 बेर में तो वो डायन किसी भी अच्छी खासी लड़की को चूस ले, वो भी एक रात में। उसके बाद रितिका की नानी और मम्मी ने रोते हुए कहा, महाराज चूस ही तो रही है मेरी बेटी को, देखिए तो सही, जब ये आई थी पहले तो कितनी सुंदर थी और अभी एक ही दिन में ऐसा लग रहा है जैसे इसकी उम्र 30 साल की हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बेटी नहीं बचेगी, आप कुछ करिए। उसके बाद वो जो महाराज थे उन्होंने कहा, देखिए अगर इसकी जान कोई बचा सकता है तो ये सिर्फ खुद ही बचा सकती है। मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ और इसे उस रास्ते पर चलना होगा। वो रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अब आप समझ लीजिए, मैं आपको रास्ता बताऊंगा और वैसा वैसा ही आपको करना है। उसके बाद वो जो पूरा परिवार था रितिका का, वो हाथ जोड़कर बैठ गया और उन्होंने कहा, बताइए महाराज, आखिर क्या करना पड़ेगा हमें? फिर वो जो महाराज थे उन्होंने कहा, देखिए वो जो पेड़ है वो बहुत साल पुराना है और कुछ ही दिनों पहले मुझे सपना आया था कि ये लड़की यहाँ पर आने वाली है और मुझे माता जी ने बताया था कि ये लड़की ही उस डायन का अंत कर सकती है। इतने सालों तक उस पेड़ ने बहुत लोगों को सताया है
उस डायन की शक्ति जो है वो उसी पेड़ में मौजूद है और वो उसी पेड़ की मदद से शैतान की पूजा करती है और उसे अपना घर बना रखा है उस डायन ने। अगर ये लड़की रात के 12 बजे जाकर उस पेड़ में आग लगा दे और वो पेड़ पूरा जल के राख हो जाए तो उस पेड़ के साथ साथ उस डायन की शक्तियां भी जलकर राख हो जाएंगी। हम सभी जानते हैं कि हर कोई काला जादू करने वाला अपनी शक्तियों को कहीं ना कहीं संभाल कर रखता है और उस डायन ने अपनी शक्तियों को उस पेड़ में बसा कर रखा हुआ है। अब वो न जाने कहाँ पर बैठकर जादू टोना कर रही है, इस बात का तो हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन उस पेड़ का अगर हम कुछ बिगाड़ दें तब तो कुछ ना कुछ हो सकता है। अभी तक जितने भी लोग आए थे उस डायन से परेशान होकर सबकी उम्र 18 साल के ऊपर थी और 18 साल के ऊपर वाले व्यक्ति इस काम को अंजाम नहीं दे सकते। अगर वो ऐसा करते तो उन्हें पेड़ की हत्या करने का पाप लगता और आगे चलकर उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन अभी ये सिर्फ 17 साल की है, अभी इसे बच्चों में ही गिना जाएगा और बच्चों को ये पाप नहीं लगता। इसलिए अगर ये रात के 12 बजे अकेले जाकर उस पेड़ में आग लगा दे तो ये बच जाएगी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होगा। वो डायन अपनी पूरी कोशिश करेगी कि इसे जैसे तैसे रोका जाए। ये माता जी का कलावा है, इसे इस बच्ची के हाथ में बांध दो। जब तक ये कलावा इस बच्ची के हाथ में रहेगा तब तक ये कलावा इस बच्ची की रक्षा करेगा और वो डायन अपनी पूरी शक्ति से इस पर हमला नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर ये कलावा इस बच्ची के हाथ से दूर हुआ और उस डायन ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया तब इस बच्ची का बचना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो जाए ये कलावा इस बच्ची के हाथ से ना दूर हो। उसके बाद क्या था, उसके बाद वो जो महाराज थे उन्होंने कुछ मंत्रों का जाप किया और जाप करते करते वो कलावा उस रितिका के हाथ में बांधा। ये जो मंत्र मैं तुम्हें तुम्हारे कान में बता रहा हूँ इसे उस पेड़ में आग लगाते हुए जरूर बोलना। एक बार इस मंत्र का जाप जरूर करना, वरना तुम तो जाओगी ही जाओगी इस दुनिया से। साथ साथ में मैं भी और तुम्हारा परिवार हम सब जाएंगे। अब हम सब की जिंदगी तुम्हारे हाथ में सौंप कर मैं तुम्हें ये काम बता रहा हूँ। उस पेड़ के आसपास तुम्हें कुछ भी नजर आए जो यकीन करने के लायक ना हो, जो तुम्हें उस पेड़ को जलाने से रोक रहा हो, उस चीज पर बिल्कुल भी यकीन मत करना। जाओ, मैं यहाँ से तुम्हारे लिए पूजा करूंगा, ठीक है? तुम्हारे पास आज रात का ही समय है। उसके बाद क्या था, सारी बातें जानने के बाद, सारे रास्ते पता करने के बाद रितिका और उसका परिवार अपने घर वापस आ गया। जब से वो कलावा रितिका के हाथ में बंधा था तब से उसे थोड़ी हिम्मत अंदर से मिल रही थी और वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी। उसके बाद जब पूरे गांव को ये बात पता चली तब पूरे गांव में वो एकता थी और सभी ने फैसला किया कि वो रितिका की मदद करेंगे। और रात के 12 बजे वो सभी रितिका को लेकर उसी दक्षिण वाले खेत में गए। सारे लोगों के हाथ में मशाल थी, एक जलती हुई मशाल उन्होंने रितिका के हाथ में दी और बोला, बेटा अपना ख्याल रखना और जो पंडित जी ने मंत्र बताया है उस मंत्र को पेड़ में आग लगाते हुए एक बार बोल देना, समझे तुम? उसके बाद क्या था, रितिका की जो नानी थी और रितिका की मम्मी वो वहाँ नहीं आए थे। बस रितिका के जो पापा थे, मतलब कुल मिला के जो जेंट्स लोग थे वही वहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद रितिका जो थी वो बहुत डरते हुए उस पेड़ के पास जाने लगी और बहुत मुश्किल से जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंची तो पेड़ इतना ज़्यादा घना और डरावना लग रहा था जिसे देखकर ही उसकी हालत जो थी वो खराब हो रही थी। और वो उस पेड़ को आग लगाने ही वाली थी तभी उसके पीछे से उसे किसी ने थप्पड़ मारा और इतना जोर के मारा जिसकी वजह से रितिका के हाथ से जो मशाल थी वो जमीन पर गिर गई और उसके कपड़ों में आग लग गई। बहुत मुश्किल से उसने अपने कपड़ों में लगी हुई आग को बुझाया और उसके थोड़े हाथ भी जल गए थे। बहुत मुश्किल से उसने फिर से मशाल को उठाया और रोते हुए उस पेड़ की तरफ आगे बढ़ाया। लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी जो नानी थी वो पेड़ के साथ बंधी हुई थी और पागलों की तरह रो रही थी और बोल रही थी, अरे बेटा ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है? तू अपनी नानी को जलाएगी, अपनी नानी को जलाएगी, बोलना अपनी नानी को जलाएगी। और ये देखकर रितिका की जो आंखें थी वो पूरी खौफ से चौड़ी हो गई
और उसे समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसके बाद गांव वाले जितने भी थे वो सभी दूर से देख रहे थे कि आखिर रितिका को हो क्या गया है, वो इतनी देर से क्या कर रही है वहां पर खड़े खड़े। ना ही वो उस पेड़ में आग लगा रही है, ना ही कुछ एक्शन ले रही है, बस बुत बनकर खड़ी है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि रितिका को वहाँ किस किस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद उसे उस पंडित जी के द्वारा बोली गई एक ही बात याद आई कि वहाँ पर उस पेड़ पर तुम्हें बहुत बार रोकने की कोशिश करी जाएगी, तुम्हें किसी भी बात में आना नहीं है, समझी तुम। उसके बाद क्या था, उस रितिका ने बहुत मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रखकर उस पेड़ में आग लगाने की कोशिश करी। उसने जलती हुई मशाल फिर उस पेड़ की तरफ बढ़ाई। तभी उसने देखा कि उस मम्मी जो थी वो भागते हुए आई और पेड़ के सामने दीवार बन के खड़ी हो गई। और रितिका की मम्मी ने कहा, पागल, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पेड़ को आग लगाने की? मैं इस पेड़ को नहीं जलाने दूंगी, इस पेड़ को नहीं जलाने दूंगी। अगर तूने इस पेड़ को जलाया तो तुझे अपनी माँ को भी साथ में जलाना होगा। जला जला, तेरे अंदर हिम्मत है तो जला। अब चाहे कोई कितना भी हिम्मत कर ले, लेकिन जब उसकी माँ और उसकी नानी उसके सामने खड़ी हो और बार बार जलाने की बात कर रही हो तो कोई भी इंसान अपने हाथों को नहीं उठा पाता। और रितिका तो एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी और वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी इन सब चीज़ों से। तभी अचानक से उसने पेड़ के ऊपर उसी औरत को देखा जिसने काली साड़ी पहनी हुई थी, पूरा शरीर सफ़ेद था और घूंघट लंबा सा था और उसी घूंघट में से लाल आंखें चमक रही थी। और बार बार वो जो थी वो ताली बजाकर रितिका के ऊपर हंस रही थी। तभी अचानक से रितिका को अपने हाथ में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और उसने देखा कि उसके हाथ में एक बिच्छू जो था वो लिपटा हुआ था और उसका डंक बहुत ही बड़ा था। वो देखकर रितिका बहुत डर गई। रितिका अपने हाथ से उस बिच्छू को हटाने की कोशिश करने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके हाथ में तो कलावा बंधा हुआ था, अचानक से बिच्छू कहाँ से आ गया। और ये याद आते ही वो बस माता रानी को याद करने लगी और तभी उसका जो भ्रम था वो टूट गया और उसने अपने हाथ में देखा तो उसके हाथ में कोई बिच्छू नहीं था। बस ये उस डायन की एक साजिश थी ताकि वो जो रितिका है वो अपने हाथ में उस कलावे को बिच्छू समझकर अपने से दूर कर दे और उसके बाद वो डायन रितिका को मौत के घाट उतार दे। दूर से ये सब गांव वाले देख रहे थे और वो बस प्रे कर रहे थे कि हे माता रानी, इस बच्ची को शक्ति दो ताकि ये इस डायन का अंत हमेशा के लिए कर सके, ताकि गांव वाले भी इस डायन से मुक्त हो जाएं। और हर कोई बस वहां पर रितिका के लिए प्रे कर रहा था। वहां दूसरी तरफ मंदिर में भी रितिका के लिए पूजा पाठ किया जा रहा था। उसके बाद रितिका जो थी वो वहां पर बहुत अजीब अजीब सिचुएशंस के साथ डील कर रही थी। कभी उसे उस पेड़ के सामने अपनी नानी नजर आती, कभी उसकी माँ नजर आती और उसके जो जितने भी प्रियजन थे वो सभी उसे पेड़ के आसपास नजर आते और वो सभी एक ही बात बोलते कि इस पेड़ को आग मत लगाना। और ऊपर वो डायन जो थी वो बैठे बैठे हर चीज को तमाशे की तरह देख रही थी। रितिका के अंदर चाहकर भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने प्रियजनों के साथ उस पेड़ को आग लगा दे। इन सभी चीजों के साथ रितिका डील नहीं कर पाई और वो बहुत तेजी से चीखी, जिसकी वजह से उसकी जो वोकल कॉर्ड थी वो तक डैमेज हो गई और वो एकदम शांत सी हो गई। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, बुराई। बुराई तुम्हारे अपने लोगों को तुम्हारे सामने खड़ा करके अपनी ढाल बना रही है और तुम्हें हराने की कोशिश कर रही है। याद रखो, माता रानी तुम्हारे साथ है और माता रानी की शक्तियां भी तुम्हारे साथ हैं। हर बच्ची के अंदर माता का एक रूप होता है और उसी रूप को तुम्हें जगाने की ज़रूरत है। किसी भी परिणाम की कोई चिंता मत करो, जो मैंने तुमसे कहा वही करो और पेड़ में आग लगा दो। याद रखना, अच्छाई परेशान हो सकती है लेकिन हार नहीं सकती। इसी वजह से तुम भी अभी परेशान हो रही हो लेकिन तुम हारोगी नहीं।
ऐसा लग रहा था रितिका को जैसे ये सारी बातें उसके दिमाग में वो पंडित जी मंदिर में ही बैठे बैठे बोल रहे थे, और इन बातों का रितिका को काफी फर्क पड़ा। उसके बाद उसने कुछ भी नहीं सोचा और माता रानी का नाम लेकर उसने उस पेड़ में आग लगा दी। और जैसे ही उसने पेड़ में आग लगाई तो जितनी भी चीजें जो थी जो रितिका को नजर आ रही थी, उसकी नानी, उसकी मम्मी, उसके जितने भी प्रियजन थे, हर कोई चिल्लाता हुआ उस पेड़ के अंदर घुसने लगा और जलकर राख होने लगा। रितिका ने अपनी आंखों के सामने ही अपनी माँ को, अपनी नानी को उस पेड़ के साथ जलते हुए देखा, और उसकी नानी और उसकी माँ पागलों की तरह चीख रही थी। रितिका ये नज़ारा देख नहीं पाई और उसकी वोकल कॉर्ड वैसे ही डैमेज हो चुकी थी, इसलिए ना ही वो चिल्ला सकती थी ना ही कुछ कर सकती थी। बस डर के कारण वो बेहोश हो गई। जब वह बेहोश हो रही थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी, तब उसने देखा कि उस पेड़ के नीचे, जहां पेड़ की जड़ें होती हैं, वहीं पर उस डायन ने अपने घर को बना रखा था और वो वहीं बैठे बैठे सारी चीजें करती थी। और जैसे जैसे वो पेड़ जल रहा था, वो डायन भी उस पेड़ के नीचे नीचे जलकर मर रही थी। और ये सब देखते देखते, उस डायन के चिल्लाने की आवाज सुनते सुनते रितिका बेहोश हो गई। रितिका की जब आंख खुली तब उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया और उसका जो इलाज था वो चल रहा था। उसकी वोकल कॉर्ड डैमेज होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब उसे डॉक्टर ने फ्री किया तब जाकर रितिका की नानी और उसकी मम्मी वहां पर आई, और अपनी नानी और मम्मी को देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। पूरे गांव में रितिका एक हीरो बन गई, जिसने अपने डर पे काबू पाकर उस डायन को हरा दिया। और उसके बाद 1 महीने तक उसका इलाज जो था वो चला। उसकी वोकल कॉर्ड जो थी वो जैसे तैसे बाद में फिर ठीक हुई और वो धीरे धीरे उसने फिर से बोलना शुरू किया। लेकिन आज भी वो सोचती है कि उसकी एक गलती ने उसे कितना बड़ा सबक सिखाया। अगर वो अपनी नानी की बात सुनकर वहां ना जाती तो शायद उसे ये सब ना देखना पड़ता। और कहीं कहीं इन सब चीज़ों में ये भी बात अच्छी हुई कि कुल मिला के उस डायन का अंत हुआ, जो सालों से उस पेड़ की जड़ों के नीचे अपना घर बनाकर रह रही थी। अगर रितिका के साथ ये सब नहीं होता तो रितिका आखिर में उस डायन का अंत नहीं कर पाती। और उसके बाद से ही रितिका ने माता रानी को पूजना शुरू कर दिया, मंदिरों में जाने लगी और वो एक स्पिरिचुअल पर्सन बन गई। धीरे धीरे उसकी जो खूबसूरती जो मुरझा रही थी वो भी उसे वापस मिल गई, और वो भी पहले से कई गुना ज़्यादा सुंदर हो गई। तो यही थी आज की कहानी, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को सुनने में बहुत मज़ा आया होगा। तो इस कहानी में कुछ बातें सीखने वाली हैं, और सबसे जो मेन पॉइंट है सीखने वाला है वो ये है कि इंसान जो है वो अपने डर से बहुत ज़्यादा डरता है। वो कभी भी उससे लड़ने की कोशिश नहीं करता, उससे डरता रहता है। लेकिन जब एक बार इंसान भगवान का हाथ थाम कर अपने डर से लड़ने की कोशिश करता है और अपनी पूरी जी जान लगाता है और अपने डर पर विजय पा लेता है, तो उसके सामने भले ही डायन हो, चुड़ैल हो, पिशाच हो, प्रेत हो या कोई भी बुरी शक्ति हो, वो उससे जीत नहीं सकती। जैसा रितिका के साथ हुआ। पहले रितिका अपने डर से डर रही थी, लेकिन जैसे ही उसे भगवान का साथ मिला तब उसने एक बहुत सालों पुरानी डायन को भी हरा दिया। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।